वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बीएसटी व्यवसायिक अध्ययन कक्षा 10 का अध्याय 2 मतलब पार्ट 2 चैप्टर 2 डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द व्यवसायिक संगठन के स्वरूप। ये इसका वीडियो का पहला पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन बताया गया है वो बहुत सारे तरीके बताए गए हैं व्यवसाय में कैसे कैसे अपनाकर हम व्यवसाय को स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखो, संगठन के स्वरूप के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। कब? जब वर्तमान व्यवसाय का विस्तार करना हो। ठीक है कि किसी भी व्यवसाय का अगर विस्तार करना है तो पहले हमें ये सोचना होगा, महत्वपूर्ण निर्णय है ये बहुत ज़्यादा। उसके संबंध में सबसे उपयुक्त स्वरूप का निर्धारण समय व्यक्ति को अपने साधनों के ध्यान में रखते हुए प्रत्येक स्वरूप के लाभ और हानि को देखकर निर्णय लेना होगा। मतलब कि अगर वो स्वरूप में बदलाव करता है, छोटा करता है या बड़ा करता है, तो ये सोचना होगा कि उसके फ़ायदे और नुकसान क्या होगा। मतलब उसका आकार वो बदल रहा है या उसका एक कैरेक्टर बदल रहा है, तो उसमें देखिए क्या होगा। व्यवसाय के संगठन के विभिन्न स्वरूप होते हैं, जैसे कि एकल स्वामित्व, ये सब आगे डिटेल है इस पूरे चैप्टर में। संयुक्त केंद्रीय परिवार व्यवसाय, साझेदारी, सहकारी समिति तथा संयुक्त पूंजी कंपनी। हम जो अपनी चर्चा पहले हम प्रारंभ कर रहे हैं एकल व्यापार से, जिसमें एकल स्वामित्व होता है, मतलब एक ही मालिक होता है। आप कई बार सायंकाल अपने समय के अपने पास के छोटे स्टेशनरी स्टोर में जाकर रजिस्टर, पेन, चार्ट मतलब स्टेशनरी का सामान जो खरीदते हैं, संभावना यही है कि आप इस सौदे के दौरान किसी एकल स्वामित्व से संपर्क में आते हैं। मतलब आप जाओ किराना स्टोर पर तो एक ही वहाँ पर मालिक होता है। एकल व्यापार व्यावसायिक संगठन का एक परिचालित रूप है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तथा छोटे व्यवसाय के लिए अत्यंत उपयुक्त है, बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। विशेषकर व्यवसाय के विभिन्न वर्षों में प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते हैं जिसका स्वामित्व, प्रबंधन एवं नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है तथा वही संपूर्ण लाभ पाने का अधिकारी भी होता है, कि सारा फिर बेनिफिट भी उसको मिलेगा और अगर हानि होगी तो वो भी उसी के लिए उत्तरदायी होगा। जैसा एकल स्वामित्व शब्द से ही स्पष्ट है कि एकल शब्द का अर्थ होता है एकमात्र, प्रोपराइटर, मतलब कि स्वामी एक ही है, अर्थात वह एकल व्यवसाय का एकमात्र स्वामी होता है। व्यवसाय का वह स्वरूप विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रचलित होता है जिसमें व्यक्तिगत सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे कि पर्सनल आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, नाई की दुकान हो गई। छोटे पैमाने वाला जरूर ध्यान रखना, यहीं से रिलेटेड होता है ये। जैसे किसी क्षेत्र में एक फुटकर व्यापार की दुकान चलाना। लक्षण देखिए इसके क्या क्या होते हैं। निर्माण एवं समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय का प्रारंभ करने के लिए शायद ही किसी वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता हो। ऐसे कोई जरूरी नहीं होता कि कोई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़े। हाँ, कुछ मामलों में लाइसेंस की आवश्यकता जरूर होती है। एकल स्वामित्व के नियमन के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, इसके लिए कोई अलग से कानून बनाया ही नहीं गई है। व्यवसाय को बंद भी सरलता से किया जा सकता है। इस प्रकार से व्यवसाय की स्थापना एवं उसका समापन दोनों ही बहुत सरल होता है। दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है, मतलब कि सारा अनलिमिटेड उसी का सारा के सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसका अर्थ है कि यदि व्यवसाय की संपत्ति या सभी ऋणों के भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब उसकी जितनी भी एसेट्स हैं, अगर वो सारे लोन नहीं चुका पा रहा है, तो उस स्वामी की, मतलब जो मालिक है, उसके ऋणों का भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। उसकी निजी संपत्तियों को भी बेचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसके लिए उसकी निजी वस्तुएं, जैसे कि उसकी अपनी कार या अन्य संपत्तियां बेची जा सकती है। उदाहरण के लिए अगर व्यवसाय बंद करते समय एक ड्राई क्लीनर, जो कि एकल है स्वामी वाली इकाई की बाहें देता है, मतलब कि जो उसको बाहर से लोन ले रखा है वापस करना है 80,000 है, जबकि उसकी जो फिक्स एसेट्स है वो करीब 60,000 रुपये की है, तो ऐसे में उसके निजी स्रोत से उसके घर परिवार को बेच के जैसे भी करके 20,000 रुपये लेने ही होंगे, भले ही फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उसे अपनी निजी संपत्ति क्यों न बेचनी पड़े। लाभ प्राप्तकर्ता एवं जोखिम में वो सब भी एकल में एक ही के होता है। व्यवसाय की विफलता के जोखिम को एकल स्वामी ही अकेले ही वहन करना होगा। यदि व्यवसाय सफल रहता है तो उसका लाभ भी उसी को प्राप्त होगा, पर अगर वह सभी व्यावसायिक लाभों का अधिकारी होता है तो उसके हाथ से जोखिम भी उठाने का सीधा प्रतिफल मिलता है। अगर जोखिम होगा तो वो भी उसको सीधा पूरा ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि और शेयर नहीं करेगा कोई। अब देखो डेफिनेशन अच्छी दी गई है कि एकल स्वामी व्यवसाय एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है तथा उद्यम का जोखिम भी वही उठाता है और प्रबंधन सब कुछ मैनेजमेंट भी वही करता है। नेक्स्ट देखते हैं नियंत्रण। नियंत्रण में व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का पूरा अधिकार एकल स्वामी का, क्योंकि सारा मालिक वही होता है। वह बिना किसी दूसरों के हस्तक्षेप के योजना की क्रियान्वित कर सकता है, मतलब कोई भी योजना बनानी हो, चलानी हो, उसको वो खुद ही निर्णय ले सकता है। स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। एकल व्यापारी एवं उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवसाय का
उसके स्वामी से अलग कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि वो अकेला खुद ही मालिक है। परिणामस्वरूप व्यवसाय में के सभी कार्यों के लिए स्वामी को ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा। व्यावसायिक निरंतरता का अभाव, निरंतरता मतलब कि रेगुलरिटी। चूंकि व्यवसाय एवं उसके स्वामी का एक ही अस्तित्व होता है, इसलिए एकल स्वामी की मृत्यु या पागल हो जाने पर, जेल में बंद हो जाने पर, मतलब कुछ भी ऐसी दुर्घटना हो जाती है, बीमारी एवं दिवालिया होने पर सीधा ही हानिकारक प्रभाव व्यवसाय पर पड़ेगा और हो सकता है कि व्यवसाय बंद भी हो जाए। अब इसके देखिए फ़ायदे क्या है, गुण क्या है। शीघ्र निर्णय, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि उसको खुद ही निर्णय लेना है। एकल स्वामी को व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेने की बहुत अधिक स्वतंत्रता होती है, ऐसा और किसी में नहीं होता, क्योंकि उसे किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए स्फूर्तिदायक प्रारंभ करने के लिए उन्होंने कोका कोला का एग्जाम्पल अच्छा दिया है। एकल स्वामित्व का व्यवसाय था कोका कोला। स्टार्टिंग में कोका कोला की शुरुआत 8 मई 1886 को अटलांटा जॉर्जिया में हुई थी। डॉक्टर जॉन स्मिथ इसके जो मालिक थे, औषधि निर्माता थे, उन्होंने कोका कोला के नाम से एक शरबत बनाया, ठीक है। फिर 5 सेंट प्रति ग्लास से उसने बेचने लगे, साझेदारों को बेच दिया और फिर उसके बाद उन्होंने 1888 में उनकी मृत्यु के कुछ समय पहले ही कोका कोला ने अपने बेचे हुए बचे कुछ हितों का आशा जी कैलेंडर को बेच दिया। अंत में पूरे व्यवसाय को नियंत्रण में उसने ले लिया और उसके बाद एक कोका कोला एक अच्छी बड़ी कंपनी बन गई। कोका कोला स्वादिष्ट, ताजगीदायक, स्फूर्तिदायक, शक्तिवर्धक पेय है। कोका कोला का एकल स्वामित्व कैलेंडर को 1891 में जाकर प्राप्त हुआ, जिसके लिए उसे $2300 निवेश करने की आवश्यकता भी पड़ी थी। तो ये थोड़ा पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कोका कोला से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ जो हम पॉइंट पढ़ रहे थे वो शीघ्र निर्णय से रिलेटेड पढ़ रहे थे। तो उसमें एक चीज़ और है कि इसलिए वह तुरंत निर्णय ले सकता है। इसके कारण जब भी उसे कोई लाभ का अवसर प्राप्त होता है तो वह समय रहते उनका पूरा लाभ उठा सकता है। सूचना की गोपनीयता, क्योंकि जो ऑब्वियसली सिक्योरिटी तो रहेगी उसमें, सारा डाटा आपका सिक्योर रहेगा, कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। एकल स्वामी अकेले ही निर्णय लेने का अधिकार रखता है, इसलिए वह व्यापार संचालन के संबंधों में सूचना को गुप्त रख सकता है तथा गोपनीयता को बनाए रख सकता है। वह किसी कानून के अंतर्गत अपने लिखित जोखे को प्रकाशित करने के लिए बाध्य नहीं है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को दिखाना बताना। प्रत्यक्ष प्रोत्साहन, एकल स्वामी संपूर्ण लाभ का ग्रहण करता, मतलब उसको खुद ही लाभ मिलता है होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रयत्नों के लाभ को प्राप्त करता है। चूँकि वह अकेला ही स्वामी होता है, इसलिए उसे लाभ में किसी के साथ भी हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं है। इससे उसे कठिन श्रम करने में भी अधिक प्रोत्साहन मिलता है। अगर आपको पता है कि सारा का सारा लाभ हानि मुझे ही होना है, तो आप दिन रात भी लग के काम कर सकते हो, वही इसमें होता है। उपलब्धि का एहसास, अपने स्वयं के लिए काम करने से व्यक्ति संतोष प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, उसको पूरा सेटिस्फाइड रहेगा। इस बात का एहसास ही वह स्वयं को अपने व्यवसाय की सफलता के लिए उत्तरदायी है। न केवल उसे आत्मसंतोष मतलब कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाता है, बल्कि स्वयं की योग्यता के में आस्था एवं विश्वास की भावना भी उत्पन्न कराता है। अब देखो नेक्स्ट है, स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता बहुत ज़्यादा आसान होगी। व्यवसाय में प्रवेश के लिए न्यूनतम वैधानिक औपचारिकता की आवश्यकता होती है। यह एकल स्वामित्व का एक महत्वपूर्ण लाभ है। एकल स्वामित्व की शासित करने के लिए अलग से कोई कानून नहीं है, क्योंकि इसका स्वरूप ऐसा है कि इसमें कम से कम नियमन है, इसलिए नियम बहुत कम है इसके, इसलिए इसको स्थापित करना एवं बंद करना बहुत ही सुगम यानी कि आसान है। इसकी देखो सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सीमित संसाधन, एक देखो अकेला व्यक्ति कितना पूंजी लगा देगा। एक एकल स्वामी में संसाधन उसके व्यक्तिगत बचत एवं दूसरों के ऋण लेने तक ही सीमित है। बैंक एवं दूसरे ऋण देने वाली संस्था एक एकल स्वामी के दीर्घ अवधि ऋण देने से में संकोच करेगी। व्यापार का आकार साधारणतः छोटा ही रहता है तथा उसके विस्तार की संभावना भी कम होती है। इसका एक बड़ा कारण संसाधनों की कमी या अभाव भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है। व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवनकाल मतलब लाइफ टाइम कम होता है इसका। कानून की दृष्टि से स्वामी एवं स्वामित्व दोनों ही एक माने जाते हैं। स्वामी की मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया या कुछ दुर्घटना हो गई, बीमारी की व्यवस्था से व्यवसाय प्रभावित होता है तथा इसके बंद होने की ज़्यादा संभावना होती है। असीमित दायित्व देखो हानि होगी तो सारी उसी को उठानी पड़ेगी। एकल स्वामित्व की यह एक बड़ी हानि है कि स्वामी का असीमित दायित्व यदि व्यापार में असफलता रहती है तो लेनदार अपनी लेनदारी को न केवल व्यवसाय की परिसंपत्तियों बल्कि स्वामी की निजी संपत्ति से ऊपर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी उसकी पर्सनल एसेट्स को बेच कर वसूल कर सकते हैं। एक भी गलत निर्णय या फिर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण स्वामी का भारी वित्तीय भार पड़ सकता है। इसी कारण से एकल स्वामी परिवर्तन
अथवा विस्तार का जोखिम उठाने के लिए कम तैयार होता है, क्योंकि वो बहुत रिस्क नहीं लेना चाहता। सीमित प्रबंधन योग्यता, स्वामी का प्रबंधन संबंधित कई उत्तरदायित्व होते हैं, जैसे कुछ खरीदना, बेचना, फाइनेंस करना। शायद कोई ऐसा व्यक्ति शायद ही कोई हो जो इन सब के लिए श्रेष्ठ हो। संसाधन की कमी के कारण वह गुणी एवं महत्वाकांक्षी कर्मचारियों को ना तो भर्ती कर सकता है और ना ही उन्हें रोक के रख सकता है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो छोड़ के चले जाते हैं जॉब, क्योंकि वो सिंगल मैनेजमेंट चलता है वहाँ पे। सारांश यह है कि एकल स्वामित्व के दोषों के होते हुए भी अनेक उद्यमी इसी को अपनाते हैं, क्योंकि यह उन व्यवसायों के लिए सर्वोत्तम है जिनका आकार छोटा। देखो मेन चीज़ ये है कि जहाँ आकार छोटा है, पूंजी ज़्यादा नहीं है, कम पूंजी की आवश्यकता है, वहाँ एकल स्वामित्व अच्छा माना जाता है। जिन्हें कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा जहाँ ग्राहकों को व्यक्तिगत सेवाओं की आवश्यकता होती है। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है आपकी संयुक्त हिंदी परिवार की। ये बहुत ही फेमस है इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय विशेष प्रकार का संगठन स्वरूप है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। हमारे देश का यह सबसे पुराना स्वरूप है। इसका अभिप्राय उस व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य करते हैं, मतलब एक परिवार के लोग मिलकर आपस में करते हैं, हिंदू परिवार के। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा होता है। परिवार विशेष में जन्म लेने पर वह व्यक्ति व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। जिसका जन्म हुआ, जिसका बर्थ हुआ किसी परिवार में, उसका वो स्वामी बन जाता है, उसका सदस्य बन जाता है एवं 3 पीढ़ियों तक व्यवसाय का सदस्य रह सकता है। व्यवसाय पर परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है। जो फैमिली का हेड होता है, जो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, वह कर्ता कहलाता है। सभी सदस्यों का पूर्वज की संपत्ति पर बराबर का स्वामित्व होता है तथा उन्हें सह सामांशी कहा जाता है, कि सब एक साथ उसका संपत्ति वगैरह का बंटवारा आप में कर सकते हैं अगर व्यवसाय आपका बंद होता है तो। लक्षण देखो, लक्षण में निर्माण। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य एवं पृथक, मतलब कि जो आपके पूर्वज हैं, संपत्ति जो उन्हें विरासत में मिली है उनका होना बहुत ज़रूरी है। देखो पूंजी नहीं होगी तो कैसे व्यवसाय चलेगा। व्यवसाय के लिए किसी अनुबंध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें सदस्यता जन्म के कारण ही मिल जाती है। जैसे किसी ने जन्म लिया उसका सदस्य बन जाता है। यह हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा शासित होता है, जिसमें चलता है रूल। दायित्व, कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सह समांशी संपत्ति में अब उनके अंश का तक सीमित होता है। मतलब अगर कल को व्यवसाय बंद होता है तो उनको उनका हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्ता की ही होती है, जो मेन मुखिया होता है। नियंत्रण, परिवार के व्यवसाय का पर कर्ता का नियंत्रण होता है। वही सभी निर्णय लेता है तथा वही व्यवसाय के प्रबंधन के लिए अधिकृत होता है। उसके निर्णयों से दूसरे सभी सदस्य बाध्य होते हैं, सबको मानना पड़ेगा। निरंतरता, कर्ता की मृत्यु होने पर व्यवसाय चलता रहता है, क्योंकि सबसे बड़ी आयु का अगला सदस्य कर्ता का स्थान अपने आप ही ले लेता है, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। एकल में ऐसा नहीं होता। इसमें देखो ये खास बात आ गई है, सभी सदस्यों को संयुक्त स्वीकृति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। तो सभी सदस्य स्वीकृत कर देंगे, हाँ भी व्यवसाय बंद कर दो, प्रॉफिट में नहीं जा रहा या और कोई दिक्कत है तो उसको बंद किया जा सकता है। नाबालिग सदस्यता ये इसी में होती है, देखो और किसी में नहीं है। व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग की व्यवसाय में सदस्य भी हो सकते हैं। गुण देखिए क्या होते हैं इसके। प्रभावशाली नियंत्रण, कर्ता के पास निर्णय लेने के पूरे अधिकार होते हैं। इससे सदस्यों के पारस्परिक मतभेद नहीं होता, क्योंकि वो एक मेन हेड है, उसी के सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि इनमें से कोई भी उसके निर्णय लेने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसा रूल है। इसके कारण निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं तथा उनमें लचीलापन भी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी जिसे हम कहते हैं। स्थायित्व, कर्ता की मृत्यु से व्यवसाय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगला सबसे अधिक आयु का व्यक्ति उसका स्थान लेता है। परिणामस्वरूप व्यवसाय का कार्य समाप्त नहीं होता तथा व्यवसाय की निरंतरता को किसी प्रकार का खतरा भी नहीं होता। सदस्यों का सीमित दायित्व, मतलब कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सह सामांशियों, जो उसके अलग जो आपके सदस्य हैं, का दायित्व व्यवसाय में उनके अंश तक सीमित होता है। इसलिए उनके जोखिम को स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं, उनके जोखिम भी ज़्यादा नहीं होते। निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि, क्योंकि व्यवसाय को एक ही परिवार के सदस्य मिलकर चलाते हैं तो सारा देखो फैमिली बिजनेस हो गया, तो ऑब्वियसली सबका जो है उसमें जो है निष्ठा और सहयोग ज़्यादा होगा, इसलिए एक दूसरे के प्रति अधिक निष्ठावान होते हैं। व्यवसाय का विकास परिवार की उपलब्धि होती है, इसलिए उसके लिए यह गर्व की बात होती है। इससे सभी सदस्यों का श्रेष्ठ सहयोग होता है, बिल्कुल सभी मिलजुल के मन से काम करते हैं। अब देखिए किसी भी जो नया बात की गई थी वो संयुक्त हिंदू परिवार में लिंग समता एक
वास्तविकता के बारे में बात हुई थी। इसके अनुसार पुत्री, जो मतलब कि फीमेल चाइल्ड है, डॉटर, जन्म लेते ही एक सह सामंशी बन जाती है। ऐसा एक नियम बनाया गया था। पहले लड़कियों को शामिल नहीं किया जाता, लेकिन बाद में इसको शामिल किया जाने लगा। संयुक्त हिंदू परिवार के बंटवारे के समय सह सामंशी संपत्तियाँ सभी सह सामंशियों में उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना, लिंग को ध्यान में रखे बिना, तो लड़का है या लड़की, समान रूप से विभाजित की जाएगी। संयुक्त हिंदू परिवार का सबसे बड़ा सदस्य प्रमुख पुरुष या स्त्री कर्ता बनता है। कुछ भी इसमें हो सकता है, ये मॉडिफिकेशन किया गया था लॉ के अंडर। संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति में विवाहित पुत्री को समान अधिकार है। अगर किसी लड़की की शादी होकर दूसरे घर में चली गई है, तब भी उसका बिल्कुल पूरा अधिकार उसमें समान रूप से बना रहेगा। ये एक नया पॉइंट इसमें रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं सीमाएं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सीमित संसाधन, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय मूल रूप से पैतृक संपत्ति, जो आपकी बाप दादा परदादा की चलती आ रही है, पर आश्रित रहता है। इसलिए इसके सामने सीमित पूंजी की समस्या रहती है। इससे व्यवसाय के विस्तार पर भी संभवतः उसके असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कर्ता का असीमित दायित्व, कर्ता का ही सब कुछ दायित्व होता है। कर्ता पर न केवल निर्णय लेने एवं प्रबंध करने में उत्तरदायित्व का बोझ होता है, बल्कि उस पर असीमित दायित्व का भी भार होता है। व्यवसाय के ऋणों को चुकाने के लिए उसकी निजी संपत्ति का भी उपयोग किया जा सकता है, ऐसा रूल है। कर्ता का प्रभुत्व, कर्ता अकेला ही व्यवसाय का प्रबंध करता है, जो कभी कभी अन्य सदस्यों को स्वीकार्य नहीं होता। सब सोचते कि कुछ जो है मतलब अपना मनमानी कर रहे हैं, इससे उनमें टकराव हो जाता है। यहाँ तक कि पारिवारिक इकाई भी भंग हो सकती है। सीमित प्रबंध कौशल, यह आवश्यक नहीं है कि कर्ता सभी क्षेत्रों का विशेषकर विशेषज्ञ हो, मतलब कि सभी में उसको महारत हासिल हो। इसलिए व्यवसाय को उसके मूर्खतापूर्ण निर्णयों के कारण भुगतान भुगतने पड़ते हैं। परिणाम सभी को भुगतना पड़ेगा, पूंजी सबकी डूबेगी अगर उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया। यदि वह प्रभावी निर्णय नहीं ले पाता है तो उससे वित्त संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, जैसे कम लाभ होना या हानि होना, वो सबको वहन करना पड़ेगा। अंत में हम कह सकते हैं कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय ढलान की ओर है, क्योंकि देश में संयुक्त हिंदू परिवारों की संख्या कम होती जा रही है, बिल्कुल कम होती जा रही है, या इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ तक आज हम देखेंगे इस चैप्टर को। आगे साझेदारी जो पार्टनरशिप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप करते हैं ऐसा तो हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोज़ बनाने की। हम जल्द से जल्द इसमें और वीडियोज़ भी अपलोड करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।